आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किस तिथि को? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। और खेरा सत्याग्रह की शुरुआत गुजरात के खेरा नामक जिला से हुई थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, जो राजस्थान राज्य का एक शहर है। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? हमीदा बानो बेगम निम्नलिखित में से किसकी माँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अकबर की माँ थी। कौन? हमीदा बानो बेगम। और बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? जी हाँ, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। और किस वर्ष? तो वर्ष 1923 में। तो प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको रिवीजन करने के लिए फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो नीति आयोग का पूर्ण रूप है? जी हाँ, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? जी हाँ, वर्ष 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अस्तित्व में आया। वर्ष 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय। चलिए देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। और बात करें अधिक जानकारी की, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे अधिक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी ग्रह का घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो ये आप याद रखिए। देख लेते हैं आज का 11 नंबर प्रश्न को। तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो सूर सरोवर झील
जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सूर सरोवर झील, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है सूर सरोवर झील, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि सरोवर झील कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में, और दूसरा ये कि सूर सरोवर झील को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य बिहार के कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। तो ये भी आप याद रखते हुए चलिए देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो किसी राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, किसी राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। जी हाँ, उस राज्य के राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो ये आप याद रखें। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो ओमान की राजधानी कौन सी है? जी हाँ, ओमान की राजधानी कहाँ है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो ओमानी रियाल जो है ओमान की मुद्रा है। तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जी हाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। जी हाँ, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिट्टागोंग जो है बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो ये आप याद रखिएगा। और बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और वहां की मुद्रा का क्या नाम है? टका। ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, अकबरनामा पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो ज्वालामुखी उदार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं? जी हाँ, ज्वालामुखी उदार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी विवर कहा जाता है ज्वालामुखी उदार होने पर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बनने वाले गर्त को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। और कितने लोग चाहते हैं कि साइंस की भी क्लास शुरू की जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो मुगल बादशाह ने 1765 में ग्रांड ऑफ दीवानी किसके लिए बनाया था? जी हाँ, मुगल बादशाह ने 1765 में ग्रांड ऑफ दीवानी किसके लिए बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के लिए मुगल बादशाह ने 1765 में ग्रांड ऑफ दीवानी बनाया था। तो यहाँ से भी आपका दो तीन प्रश्न कवर हो रहे। एक तो ये कि मुगल बादशाह ने 1765 में ग्रांड ऑफ दीवानी किसके लिए बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए। दूसरा ये प्रश्न कि मुगल बादशाह ने ग्रांड ऑफ दीवानी रॉबर्ट क्लाइव के लिए किस वर्ष बनाया? तो 1765 में। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ खुला है? जी हाँ, भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का अधिकांश भाग किस गुणवत्ता का है? जी हाँ, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का अधिकांश भाग जो है किस गुणवत्ता का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट गुणवत्ता का है भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का अधिकांश भाग। चलिए देख लेते हैं। और बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो किसमें किण्वन क्रिया होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें किण्वन क्रिया होती है। चलिए देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, आपको पहचान करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो स्तनधारी का उदाहरण नहीं है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। पेंगुइन जो है ये स्तनधारी का उदाहरण नहीं है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में उत्तकों के निर्माण और सुधार करने के लिए डैश की आवश्यकता
होती है। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार करने के लिए। नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। और ये किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो एसिटिक अम्ल का, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज जो है वसा को पचाता है। और बात करें तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जी हाँ, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त चुंबकीय सामग्री कौन सी है? जी हाँ, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त चुंबकीय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सिलिकॉन इस्पात जो है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त चुंबकीय सामग्री है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो हवा के बुलबुले डैश के कारण पानी में चमकते हैं? जी हाँ, हवा के बुलबुले निम्नलिखित में से किसके कारण पानी में चमकते हैं? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हवा के बुलबुले पानी में चमकते हैं। और वहीं बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है? जी हाँ, लक्स जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति का लक्स जो है भौतिक मात्रा की इकाई है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नंबर प्रश्न का, तो किस प्रकार का दर्पण हमेशा और एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? जी हाँ, किस प्रकार का दर्पण हमेशा एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। और वहीं बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है? जहाँ जर्मन सिल्वर जो है निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकल के मिश्र धातु है कौन? जर्मन सिल्वर। और बात करें आज 34 नंबर प्रश्न का, तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? जी हाँ, संपर्क विधि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि प्रयोग होती है। और बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है या भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम होता है। तो ये आप याद रखिए। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, यानी साधारण नमक का। चलिए देख लेते हैं आज का 37 नंबर प्रश्न को। और बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बात करें प्रश्न का, तो खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? जी हाँ, खाना पकाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है खाना पकाने के दौरान बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में, ये भी आप याद रखिए। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? जी हाँ, मोनाजाइट जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है, थोरियम का। जी हाँ, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का। और बात करें आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का, तो आज का 40 नंबर प्रश्न है, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दिखाता है? क्या समझे? जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चली जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दिखाता है, किस नियम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गति का तीसरा नियम यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, दिखाता है। कौन? जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है, नाव पीछे की ओर चली जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।